हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। हेलो, मैं कविता झा आप लोगों के सामने यूपीएससी एंड अदर पीएससीज के लिए इंडियन पॉलिटी लेकर आई हूँ। एंड इसमें हम इंडियन पॉलिटी के वेरियस डायमेंशंस कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स, प्लस प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। आई इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इस सिलेबस में, इन वीडियोस में हम ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस ऑफ पॉलिटी कवर करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैंने उसमें प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें कि मैंने कंपनी रूल कवर किया है। एंड टेकिंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्राउन रूल। मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ आप लोगों को। हेलो, मेरा नाम कविता झा है। मैंने बीटेक किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। आई हैव क्वालिफाइड गेट इन 2012 एंड करेंटली आई एम वर्किंग with central government. I have qualified civil services means and appeared in interviews in 2011, 13 and 15, and I had consistently scored 130 plus marks in essays and civil services means with highest being 155. Also, I have co-authored book on decision making, problem solving and interpersonal skills for CSAT, 15 practice sets for CSAT, series on life skills for classes 1st to 8th, and मेरी हॉबी पोइट्री है तो मैंने 2 पोइट्री बुक भी ऑथर किए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्राउन रूल हम स्टार्ट करते हैं 1858 टू 1947। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आफ्टर म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थे उनके पर डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट अपना सॉवरेनिटी स्टैब्लिश कर दिया। सो going forward, this is just a meme. This is a meme just for fun, like when you start reading history but you realize it's polity, so we have to go through all those British era acts and regulations, because कहीं ना कहीं हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, आज की जो हमारी पॉलिटी गवर्नेंस है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन चीज़ों से गवर्न होते हैं या डिराइव होते हैं। चलिए पहला एक्ट पे आते हैं हम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है। So, through this act, the East India Company was abolished. East India Company को ख़त्म कर दिया गया, उसको abolish कर दिया गया, and it transferred the powers of government territories and revenues to the British Crown. जितने भी पावर्स थी ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज और रेवेन्यू सबको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। नाउ ब्रिटिश इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पहले, वो सारे उससे रिलेटेड जितने मैटर्स थे, रेवेन्यू, टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सारे मैटर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। नाउ it changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India, which was a direct representative of the British Crown in India. सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड नाउ थ्रू दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रीडेजिग्नेट किया गया एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, दैट इज़ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड हमारे लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे। Also, it ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो बॉडी बनाई गई थी। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, डबल गवर्नमेंट के दोनों बॉडी को अबॉलिश कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों बॉडी को अबॉलिश कर दिया गया। फर्दर एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑफिस दैट इज़ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया,
vested with complete authority and control over Indian administration. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक नई बॉडी, नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसमें कि कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल इंडिया और इंडिया से रिलेटेड पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कंट्रोल और अथॉरिटी उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथों में डाली गई, उसके ऑफिस में दिया गया। नाउ से अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो कौन है, बेसिकली ही कौन थे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। वो उसका इंडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा जो कि ब्रिटिश के को इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा। ही वॉज अ ब्रिटिश अथॉरिटी and the secretary of state was ultimately responsible to British Parliament, वो British Parliament को ultimately responsible होगा। And it also established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State। अब Secretary of State हैं जिसको कि complete authority और control दे दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देन उसको फंक्शन करने के लिए कोई बॉडी भी चाहिए, कुछ मेंबर चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो उसके लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और असिस्ट करने के लिए। एंड ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका कि चेयरमैन सेक्रेटरी है। ओके, and it also constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। इसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी ऐसी बॉडी जो कि इंडिविजुअल हो या कंपनी या अथॉरिटी या कॉर्पोरेट जो जिसके पास की कुछ लीगल राइट्स है एज वेल एज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो अगर किसी के पास लीगल राइट्स होंगी देन that person should be capable of being sued as well as that body can sue others। सो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड दोनों में से कहीं भी किसी को स्यू कर सकते हैं, और ये खुद भी गलत काम करने पे, खुद भी कोई इलीगल वर्क है तो उसके लिए कहीं भी इंडिया या इंग्लैंड दोनों में से कहीं भी स्यू हो सकते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा चल सकता है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, राइट। अब इसका अब सिग्निफिकेंस क्या था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 गोइंग फॉरवर्ड। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब था, ऐसा माना गया था कि जो 1857 की म्यूटिनी है वो बिकॉज ऑफ लैक्यूने या बैड गवर्नेंस इन इंडिया का एक परिणाम था, तो इसीलिए इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। एंड इट अल्टीमेट ऑल पावर्स वर डायरेक्टली गिवन टू हर मेजेस्टी। क्राउन रूल, क्राउन के पास टोटली पावर चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया। And it was largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। इस एक्ट में आपने देखा कि मेन क्या चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैं जो इंडिया को जो इंग्लैंड ब्रिटिश से जो इंग्लैंड कंट्रोल करेगा या सुपरवाइज करेगा उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है बेसिकली उससे रिलेटेड सारे इम्प्रूवमेंट इसमें इस एक्ट में है, चाहे वो सेक्रेटरी की क्रिएशन का पोस्ट हो या फिर वाइसरॉय गवर्नर जनरल को वाइसरॉय नॉमिनेशन करने को या डबल गवर्नर जनरल को डेजिग्नेशन वाइसरॉय का देने का हो, या ब्रिटिश क्राउन के पास पावर जाने का हो, या डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड करने का हो, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की फॉर्मेशन हो, काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हो, किसी भी चीज़ की हो, इट all the improvements were related to administrative machinery कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए ताकि वो गुड गवर्नेंस इंडिया में स्टैब्लिश हो और इंग्लैंड को इंडिया में कंट्रोल करना इजी हो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट lacune was that it did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India। वही बात है, सिस्टम सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस उसको अलग नाम दे दिया गया और एक और अलग से बॉडी बना दी गई। बट जो मेन ग्रीवांसेस थे, जो मेन इश्यूज़ थे
कि वो उसको नहीं छेड़ा गया, उसको ठीक नहीं किया गया। गुड गवर्नेंस के नाम पे सिर्फ कुछ बॉडीज़ को रीडेजिग्नेशन और कुछ न्यू बॉडीज़ का क्रिएशन हुआ, बट जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था, लोकल जो यहाँ के इंडियंस थे, उन लोगों को सुविधा मिले ऐसी इसमें कोई बात नहीं की गई। और गोइंग फॉरवर्ड अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सो this was the Indian Council Act of 1861 जो था, it was the beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process। representative institutions का मतलब ये है इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंडियन जो हम भारतीय हैं, भारतीय को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा गया। और लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा गया इसका मतलब है जो कुछ इंडियंस जो लॉ मेकिंग प्रोसेस से जुड़े, वो जो है बाकी जो पॉपुलेशन है, बाकी जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कहीं भी, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस जो हैं वो बाकी इंडियंस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को माना जाता है बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा गया। नाउ वो कैसे जोड़ेंगे ये देखिए, वाइसरॉय जो है टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियंस होंगे उसको जोड़ेंगे, उसको नॉमिनेट करेंगे और अपना जो काउंसिल है उसको एक्सपेंड करेंगे। बट स्टिल सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से इंडियन हो सकते हैं, इंडियन ऑफिशियल मेंबर्स अभी भी नहीं हो सकते। वाइसरॉय नॉमिनेट करके अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं जो इंडियंस होंगे उसको जोड़ेंगे। सो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट भी किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। डैट वाज द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। सर दिनकर राव जो ये 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट भी किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बिकॉज लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ना है। सो वाइसरॉय कुछ इंडियन कुछ लोकल्स इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐड करेंगे। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि कुछ इंडियंस जब लॉ मेकिंग प्रोसेस में से एसोसिएट होने जुड़ने शुरू हो गए, तो ये इंडियंस बाकी जो इंडियन हैं, बाकी जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा गया, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्ट दिया गया, और ये इंडियंस बाकी पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। नाउ अब कैसे होगा, तो कैसे कैसे एसोसिएट करेंगे इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस? तो इसके लिए जो वाइसरॉय है टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। वाइसरॉय कुछ फ्यू इंडियंस को अपने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो नॉमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ भी एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं, ऑफिशियल मेंबर अभी तक नहीं हुए, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नॉमिनेट करेंगे और अपने एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नाउ 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट भी किया, 3 इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो एक थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव इस वजह से काफ़ी फेमस भी रहे हैं। एंड देन जो एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, जो कंसोलिडेशन और सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी जो शुरू हुई थी थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और जो अपने पीक पे पहुंची थी ड्यूरिंग 1833, अब
वो डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ लोगों का गुस्सा, लोगों के इश्यू से, क्योंकि एक बॉडी जो ऊपर बैठी है वो उनको प्रोविंसेस के इश्यूज तो क्या नहीं पता ना, तो प्रोविंसेस के इशू तो उन्हीं को पता रहेगा जो वहाँ हैं, जो लोकल हैं. That's why with this purpose in mind decentralization start हुआ and it was restoring of the legislative powers to the बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. जो लेजिस्लेटिव पावर्स थ्रू वेरियस एक्ट्स, पहले सबॉर्डिनेट बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, देन ये लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीना गया, ले लिया गया था बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज से. तो वो अब रिस्टोर किया गया थ्रू दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 कि अब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स हैं वो अपने लॉज खुद बना सकते हैं, वो अपनी प्रेसिडेंसीज अपने लॉज खुद बना सकते हैं, उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दिया गया. एंड जो न्यू लेजिस्लेटिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इन पंजाब, बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किए गए. Now going for Indian Council Act of 1861 में और क्या था देखते हैं. It empowered Viceroy to make rules and orders for convenience in business transactions in the council. जो भी normal business transactions है उसके लिए Viceroy rules या orders पास कर सकते हैं अपने convenience के हिसाब से. And it also recognized the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. पोर्टफोलियो सिस्टम एक बहुत अच्छा वर्ड है, पोर्टफोलियो सिस्टम. इसका मतलब ये है, अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his departments. मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, एक मेंबर जो है वाइसरॉय के काउंसिल का उसको इंचार्ज बनाया जाता है, या तो एक डिपार्टमेंट का या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का भी बनाया जा सकता है. एंड ही वाज ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स. पूरे काउंसिल सब सारा डिस्कशन एवरीथिंग करने के बाद ही अल्टीमेटली जो वो मेंबर है he was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department. अपने डिपार्टमेंट के मैटर पे इशू कर सकते हैं. It also empowered Viceroy to issue ordinances even without concurrence of the legislative council during an emergency. emergency के टाइम में Viceroy जो है ordinances इशू कर सकते हैं बिना कॉन्क्रेंस के ऑफ द बिना अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्क्रेंस के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. सी अभी भी हम देखते हैं कि ये ऑर्डिनेंसेस मेकिंग जो पावर्स जो हैं ये अभी भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव्ड हुई हैं ड्यूरिंग फ्रॉम दीज एक्ट्स. ये ब्रिटिश एरा के जो एक्ट्स हैं इससे बहुत चीज़ें डिराइव हुए हैं, इसलिए हम ये पढ़ते हैं पॉलिटी में. नाउ गोइंग फर्दर, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का सिग्निफिकेंस क्या था. तो दिस वाज first time initiation was taken to alleviate locals' fear by associating Indians with law making process. Of course, पहली बार जो यहाँ का पॉपुलेशन है, जो यहाँ की लोकल जनता है, उनके डर को, उनके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की गई कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ के. इट ऑल्सो रिवर्स द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन दैट स्टार्टेड विद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. जो सेंट्रलाइजेशन और कंसोलिडेशन की टेंडेंसी शुरू हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और जो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची थी बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उस टेंडेंसी को भी रिवर्स किया बिकॉज अभी डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई थी. जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज हैं उनको अपने लॉ मेकिंग पावर्स दिए गए इस एक्ट के तहत. Then further, the policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to provinces in 1937. जो legislative devolution है, like जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को दिया गया कि वो अपने खुद लॉज बना सकते हैं, ये धीरे धीरे जो ये शुरू हुआ 1861 में, it
resulted was in the grant of almost complete internal autonomy to provinces in 1937. 1937 में provinces को complete autonomy देने तक ये कायम रहा. एंड ऑफ कोर्स एम्पावरमेंट ऑफ वाइसरॉय, उनको ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर दिए गए, तो वो इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के एक्ट में देखते हैं. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट विद ऑफिशियल मेजॉरिटी. इस एक्ट ने जो एडिशन, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय के, उसको इंक्रीज़ किया. लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उसमें ब्रिटिशर्स ही हैं. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस हैं, बट ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी रहेगी. नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं हो सकती, मतलब इंडियंस की मेजॉरिटी नहीं हो सकती. And then it increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. जो legislative council है उसके functions को increase किया गया इस एक्ट के तहत, और उनको कुछ फर्दर पावर्स दिए गए, जैसे कि वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से. सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया गया, उनको एम्पावर किया गया कि वो अपना बजट डिस्कस कर सके, क्वेश्चंस भी पूछ सके एग्जीक्यूटिव से. दैन इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. कैसे, अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको कैसे नॉमिनेट किया जाना है, उसके लिए क्राइटेरिया इसने प्रोवाइड किया इस एक्ट ने. एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें नॉमिनेट होंगे बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ट्रेड एसोसिएशन बॉडी थी. तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इन शॉर्ट इंडियन मेंबर्स, बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिकमेंडेशन में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशंस पे. सेकेंडली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बाय द गवर्नर्स, उन प्रोविंसेस के गवर्नर्स द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड वेरियस चैम्बर्स. प्रोविंशियल चैम्बर्स जो होते हैं उसके बेसिस पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट होंगे. नाउ इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? इट लिमिटेड इन एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन. इस एक्ट में एक लिमिटेड, मतलब बहुत छोटे रूप में और बहुत इनडायरेक्टली प्रोविजन बनाया गया फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन. ऑल्दो उसको नॉमिनेशन बोला गया, बट दैट नॉमिनेशन वाज ऑल्सो ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेशन गवर्नर या गवर्नर्स या वाइसरॉय की मर्जी से है, बट रिकमेंडेशंस पे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बंगाल चैम्बर of commerce or provincial वाला on the recommendations of various district boards, municipalities, universities, cities, trade associations, jamindar chambers. So a kind of it limited or indirect provision for use of election शुरू हो गया, and filling up some of the non-official seats both in central and provincial legislative council. जैसा कि हमने देखा पिछले स्लाइड में, non-official seats के भरने के लिए काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्टरी बोल सकते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्शन का कि ऐसे मेंबर्स को चुन सकते हैं. नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, going forward, it led to considerable increase in the number of both central and provincial legislative councils. Central 16 to 60 इंक्रीज़ किया गया साइज़ ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का. क्या मतलब है? इंक्रीज़ किया गया मतलब कि इंडियंस को जोड़ा गया, इंडियंस को ज़्यादा नंबर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में जोड़ा जाने लगा. सेंट्रल में 16 से 60 किया गया, मतलब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, अभी भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, बट जोड़ा जाने लगा. और इसने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफिशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखा, बट प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउ कर दिया. मतलब प्रोविंसेस में
जो है वो इंडियंस आउटनंबर कर सकते हैं, मतलब जो इंडियंस, जो नॉमिनेटेड इंडियंस हैं उनकी संख्या जो ब्रिटिश हैं उनसे ज़्यादा हो सकती है। सो इट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल्दो ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंटेन रखा गया। And it also enlarged the deliberative functions of legislative councils at both levels, like members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on budget. इस एक्ट ने, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो फंक्शंस थे, डेलिबरेटिव्स फंक्शंस थे, उसको एनलार्ज किया, उसको बड़ा किया। अब मेंबर्स जो मेंबर्स हैं ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल्स, दे वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब वो काउंटर क्वेश्चंस कर सकते थे बजट पे, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे, अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे। एंड इट ऑल्सो started Association of Indians with the Viceroy and Governors Executive Council। जो गवर्नर, वाइसरॉय और गवर्नर्स का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था, बट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करना है उसमें अभी तक इंडियंस का एसोसिएशन शुरू नहीं हुआ था। तो इस एक्ट मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत इंडियंस को एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो फर्स्ट इंडियन थे जो टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कभी कभी ये पूछ लेते हैं 1 2 3 पॉइंटर्स में, या पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं नाम देके, दैट्स वाई मैं कहीं कहीं नेम्स मेंशन कर रही हूँ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही became the first Indian to join Viceroy's Executive Council. Further, the legislative councils at center and provinces were to have the following 4 categories of members। 4 categories of members हो गए थे अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं सेंटर या प्रोविंसेस में। पहला एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि मेंबर्स हैं ही हैं, मतलब जैसे कि गवर्नर जनरल हो गए या उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ये सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। देन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, जो कुछ मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय गवर्नर जनरल, जो कि स्टार्ट हो गया था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के लिए, जो गवर्नर जनरल्स नॉमिनेट करते अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए मेंबर्स, वही नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। एंड देन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय गवर्नर जनरल। फिर जो इंडियंस जो लोकल्स थे उनको जो नॉमिनेट किया जाने लगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय गवर्नर जनरल, वो थे। एंड देन इलेक्टेड मेंबर्स, जो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे थे। कैसे इलेक्ट हो रहे थे? लोकल बॉडीज इलेक्टेड ऑन एन इलेक्टोरल कॉलेज हु इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड दे वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज लाइक कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार एट्सेट्रा। 4 कैटेगरी ऑफ मेंबर्स थे। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स जो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो गवर्नर जनरल इंडियंस को जो नॉमिनेट करते थे, इलेक्टेड मेंबर्स जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे थे डिफरेंट कैटेगरीज से, जैसे कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार एट्सेट्रा। Now, ये जो introduction of the system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जन्मदाता जो है वो मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, इस एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को माना जाता है। कम्युनल मुस्लिम्स के लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, 1909 शुरू हुआ था। डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हो गया था। अंडर दिस, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है फॉर मुस्लिम? अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर से ही इलेक्ट होंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो मेंबर्स हैं, जो मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स हैं वो सिर्फ
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के हैं उसी कम्युनिटी के वोटर्स द्वारा इलेक्ट होंगे। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड ज़मींदार। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो इन सारे जगहों से थे, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड ज़मींदार। तो इन लोगों का एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया था इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ गोइंग फर्दर, अब जो लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोर्ले जो है ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एंड मिंटो वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। दिस एक्ट इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। मतलब कम्युनलिज्म को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आपने एक एक्ट में डाल दिया, इट मीन्स उसको एक लीगल पावर्स दे दिया, उसको लीगली करेक्ट कर दिया। सो दिस एक्ट इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो he is also regarded as the father of communal electorate। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाने लगा बिकॉज ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उन जब वो वाइसरॉय थे तब आया, इसीलिए। नाउ गोइंग फर्दर, अब हम नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको कि मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला गया। नाउ इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इट लेड टू डिमार्केशन एंड सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, रिलैक्सेशन इन सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। इसने क्लियरली डिमार्केट कर दिया कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट हैं जिस पे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉज बना सकते हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कि सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से लॉज बना सकते हैं। सो अलग से बांट दिया, सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इट लेड टू रिलैक्सेशन इन सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। जो सेंट्रल कंट्रोल है ओवर द प्रोविंसेस वो थोड़ा कम हुआ। Okay, the central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. Central or provincial legislatures they were of course authorized to make laws on their respective list of subjects। जो सेंट्रल के हैं उस पर सेंट्रल लॉज बनाए, जो प्रोविंसेस के उस पर प्रोविंसेस लॉज बनाए, बांट दिया, क्लियर कर दिया। कैसे बांटा है? डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक ट्रांसफर्ड, जो कि एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो गवर्नर जो है विद द एड या सजेशन ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये इन पे लॉज बना सकते हैं, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, दूसरा कैटेगरी रिजर्व सब्जेक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सिर्फ गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड जो कि गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व जैसा कि नाम से ही पता चला ये रिजर्व्ड है फॉर गवर्नर्स एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओनली विदाउट टेकिंग एनी एड फ्रॉम मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस पूरे स्कीम को, इस पूरे सिस्टम को डायरार्की बोला जाने लगा। डायरार्की मीन्स डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। डुअल स्कीम इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट्स को दो स्कीम के तहत बांट दिया गया था, एक ट्रांसफर एक रिजर्व। सो इसको डायरार्की डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस बोला जाने लगा, जो कि अनसक्सेसफुल प्रूव हुआ, लेटर ऑन हटा भी लिया गया, आगे हम देखेंगे इसको। नाउ इसके बाद it led to introduction of bicameralism and direct elections. Indian Central Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house council of state and a lower house legislative assembly. The majority of members of both the houses were chosen by direct election. Now this Government of India Act of 1919 it led to introduction of bicameralism. Bicameralism का मतलब है two houses, having two houses एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। जो अपना सेंट्रल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था
जो फॉर्म हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाने लगा एंड अ लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाने लगा, एंड द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो इन दोनों हाउसेज का उसको चूज़ किया जाने लगा। एंड नाउ 3 out of the 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian। पहले एक को एसोसिएट किया, अभी 6 में से 3 मेंबर्स जो है वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो इंडियंस हो सकते हैं। And it further led to extension of the principle of communal representation। communal representation जो कि मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, मोर्ले-मिंटो एक्ट के तहत शुरू हुआ था, उसको और ज़्यादा इसने एक्सटेंड और एक्सपेंड कर दिया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, अभी 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को वाइडली एक्सटेंड कर दिया। Now, it also provided for the establishment of a public service commission। a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants। जो establishment of public service commission establish किया गया इस एक्ट के तहत, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करे अमंग इंडियंस, मतलब इंडियंस को भी उसमें रिक्रूट हो सकते हैं। सो इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए इंडिया में। Now it also created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by the Secretary of State for India। सेक्रेटरी, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था ब्रिटिश का इंडिया में वैसे वैसे फंक्शंस बढ़ते जाते, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बॉडी क्रिएट की गई थी फॉर उसके कुछ फंक्शंस, कुछ पावर्स को एक बॉडी क्रिएट की गई, न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। कुछ फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये दोनों बॉडी आउटसाइड इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी और हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, दोनों बॉडी यूके ब्रिटेन में सेटल है। Going further, is separated provincial budgets from central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग ही कर दिया, जो धीरे धीरे करके कर रहे थे कि पहले उस पर डिस्कस करने का राइट दिया, देन फिर उस पर रेजोल्यूशन मूव करने का, अभी इसको सेपरेट ही कर दिया गया। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो इनैक्ट कर सकते थे, अपना प्रोविंशियल का बजट अपने खुद से बना सकते थे, खुद से डिस्कस करके। इट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन हिज वर्किंग आफ्टर 10 years of his coming into force। इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में स्पेशल प्रोविज़न था कि इस एक्ट को 10 साल होने के बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी, अपॉइंट की जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि इंक्वायर करेगी और रिपोर्ट करेगी इसके वर्किंग में, मतलब इस एक्ट का वर्किंग कैसा रहा 10 years का। ओके, नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या था? What was its objective? Gradual introduction of responsible government। provincial responsible government शुरू हो रहा है, as well as central और provincial दोनों जगह इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ताकि जो इंडियंस जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो जो गुस्सा हो रहा है, वो जो एंगर है उसको सप्रेस करने के लिए इट वॉज अ टूल दैट वॉज एम्ड एट, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव वॉज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऑल्दो provinces were allocated certain powers with respect to subjects and the central control over provinces were relaxed, but the structure of government continued to be centralized and unitary। of course जो major power है वो centralized और unitary रखा गया, although कुछ power allocation हुए but वो इतने नहीं
थे, जो स्ट्रक्चर के हैं वो मोर और लेस सेंट्रलाइज्ड ही रही। देन साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 as a seven-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India. However, all the members of the commission were British and hence all Indian parties boycotted the commission. इसके बारे में आप लोग और हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये जस्ट मैंने क्योंकि इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म की जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, सो एक साइमन कमीशन नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई 1927. Then next, the commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy, extension of responsible government in the provinces, establishment of Federation of British India and Princely States, continuation of communal electorate, etc. कमीशन ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया 1930 और बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की, एबोलिशन ऑफ डायरकी को ख़त्म किया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया जाए, प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट है उसको और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को जोड़ के एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया जाए, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो सिस्टम चला आ रहा है उसको फर्दर कंटिन्यू किया जाए। हम आगे देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो आगे एक्ट हैं उसमें अडॉप्ट कर ली गई थी, उसमें एक्सेप्ट कर ली गई थी। नाउ एक हम अभी क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स फॉर रिलेटेड टू, जो कि 2016 में आया है। सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड थे। दिस वॉज पास टू एक्सपेंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के एक्ट्स जो है फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस। और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है या कोई क्वेश्चन होता है या कोई भी गाइडेंस रिलेटेड इशूज़, किसी भी टाइप का कुछ भी इशू, कुछ भी आपको सिविल सर्विसेज रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो यू कैन राइट टू मी एट handheld.studies@gmail.com. And guys, please do like and subscribe our YouTube channel to watch latest videos and get the updates on those. Soon we are coming with a topic wise test series on polity as well. Topic wise test series polity पे शुरू करेंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स रिलेटेड एंड उस जो एक कोई करंट अफेयर है, कोई न्यूज़ में इशू रहा है, उसके आसपास का पूरा डोमेन, पूरा रेंज, सब कुछ कवर करके एक MCQ टेस्ट, एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आएंगे अभी तुरंत ही। सो गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड लक।